डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट को लेकर के और जिसमें एआई को लेकर के काफी कुछ बातें हुई हैं, इन सभी टेक्निकल पहलुओं पर चर्चा करेंगे। क्योंकि राजस्थान में टाई ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश और विदेश की जो कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, वो यहां पर आई हुई हैं। और 3 दिवसीय कार्यक्रम राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया, जिसमें हर पहलुओं पर चर्चा की गई कि आने वाला भविष्य टेक्नोलॉजी को लेकर कितना ज्यादा अहम होगा, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो डिफेंस की फील्ड हो, या फिर कंपनियों की अगर बात की जाए तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी है काफी अहम भूमिका में आ रहा है। और इसके साथ ही साथ जो एआई है, एआई का रोल भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि टेक्नोलॉजी। तो इन्हीं सब पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए MNIT की प्रोफेसर मौजूद हैं, डॉक्टर मीनाक्षी त्रिपाठी। उनसे हम जानेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपका हमारी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जैसा कि सभी जान रहे हैं कि राजधानी जयपुर में इस तरीके से जो 3 दिवसीय टाई ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया, इसमें काफी कुछ पहलुओं पर चर्चा हुई। मैडम, आपसे तो यही जानना चाहेंगे, पहली बात तो ये डिजीफेस्ट जो टाई ग्लोबल समिट है क्या है, थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालें। डिजीफेस्ट जो समिट है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बेसिकली प्रोवाइड करा रहा है जहाँ पे इंडस्ट्री, स्टार्टअप के को-फाउंडर्स, रिसर्चर्स, इनोवेटर्स, एजुकेशनिस्ट सभी लोग एक साथ आके संवाद कर सकें। और जो इंडिया का एआई मिशन है, जहाँ की हम एक सस्टेनेबल इंडिया एआई बनाना चाहते हैं, उसकी तरफ हम आगे बढ़ पाएं। बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं मैडम, जिस तरीके से यहाँ पर देश की बात तो हो ही रही है, विदेशी स्तर पर भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत सारी कंपनियां भी यहाँ पर आईं, उन्होंने बहुत सारी बातें की। जो यहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने काफ़ी कुछ कही कि टेक्नोलॉजी पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात हो, किसी भी चीज़ को लेकर के। डिजिटल इंडिया को लेकर के ये जो समिट हुई है, कितनी ज़्यादा अहम साबित होने वाली है? मुझे लगता है इस समिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारी यूनिकॉर्न कंपनीज भी आई हुई हैं। जैसे हम देखें जोमेटो, जोहो, इसके साथ जो अभी जो स्टार्टअप बने हैं, जैसे हम कुछ नाम लें यहाँ पे तो इंडिया मार्ट हो गया, इसके अलावा टाटा 1mg और बहुत सारी नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज जो हैं वो इसमें शामिल हुई हैं। तो जो उभरते जो रिसर्चर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, वो इन कंपनीज के फाउंडर्स जो हैं इनसे बात कर सकते हैं, इनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपनी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज जो हैं, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज जो हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलिसी मेकर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, क्योंकि लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो वो उनसे भी संवाद स्थापित कर सकते हैं। कई बार मैडम कोई भी इस तरह का जब बड़ा आयोजन किया जाता है तो उसके बाद की जो पहलू होते हैं उस पर काफी विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, 3 दिवसीय का जो कार्यक्रम हुआ है, लार्ज स्केल पे लोग यहाँ पर आए, चीज़ों को समझा, लेकिन हम इसके बाद की अगर रणनीति की बात करते हैं तो ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे इससे? मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पर जो बहुत बड़ा जो बदलाव देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि जो प्रधानमंत्री का इंडिया को एआई की दिशा में जो आगे बढ़ाने की सोच है, उस सोच को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स और क्योंकि इनोवेटर्स एक साथ बैठ के कुछ ऐसे डिसीजंस बनाएंगे जिससे कि उस रोड मैप को तैयार करने में सरकार को मदद मिलेगी और जो रिसर्चर्स, इनोवेटर्स हैं, उनको भी मौका मिलेगा कि किस तरीके से वो एआई में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो राजस्थान कहीं ना कहीं मैडम, जिस तरीके से जो बड़े आयोजन हो रहे हैं राजस्थान में काफ़ी कुछ हो रहे हैं, जैसे कि अभी ये टाई ग्लोबल समिट हुई ही है, इसके साथ ही साथ आने वाले समय में यहाँ पर जो है जो नेशनल आर्मी डे की भी जो तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा आयोजन होता है, कहीं ना कहीं जयपुर की बात होती है, राजस्थान की बात होती है, तो ऐसे में टेक्नोलॉजी राजस्थान के लिहाज से कितनी कुछ डेवलप हो रही है और राजस्थान को क्या कुछ मिलने वाला है? मुझे लगता है राजस्थान के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। जैसे राजस्थान में अगर हम देखें तो एक जो सबसे बड़ा जो राजस्थान की जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि यहाँ का जो सोलर लेवल है, जो पूरे साल भर जो हमारे यहाँ जो गर्मी पड़ती है, तो इस एआई के यूज से हम उस सोलर ऊर्जा को किस तरीके से हम अलग अलग जगह में उपयोग में ले सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। जैसे कि उसको हम एग्रीकल्चर में कैसे काम ले सकते हैं, उसको हम वाटर हार्वेस्टिंग के हम बहुत सारे मैकेनिज्म्स बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके की सॉल्यूशंस जो हैं वो एआई की तरह
जी। आगे जब इस तरीके के आयोजन होते हैं, जिससे कि अभी हमने पिछले दिनों में भी देखा कि जिस तरीके से एक हैकेथॉन प्रोग्राम लेकर के आई सरकार, हैकेथॉन में भी जो यूथ थे वो जो अपने अपने आइडियाज़ होते थे उनको इस प्लेटफॉर्म में प्रदर्शित करते थे, वो कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी पहचान मिलती थी। क्या लगता है आपको कि जो एक इकोसिस्टम है जो टेक्नोलॉजी का, क्या लगता है कि आपको आने वाले समय में कितना कुछ बदलने वाला है और जो युवाओं को कितने कुछ बेहतर अवसर मिलने वाले हैं? मुझे लगता है ये युवाओं के लिए अवसर का बहुत ही बेहतरीन मौका है जी। क्योंकि अब तक क्या होता था कि युवाओं के पास अपने विचार होते थे, अपने आइडियाज होते थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते थे कि हम उनको शेयर किससे करें, क्या हम उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरीके के आयोजन जो है वो युवाओं को एक तरीके से प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे कि वो आके अपने इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का सोच सकते हैं, वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। और आजकल एआई की वजह से युवाओं को इवन अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी वो चाहें तो अपने आइडियाज इस तरीके से शेयर करके वो अपने कोलैबोरेटर्स, अपने जो फंडिंग एजेंट्स हैं उनको नेशनल और इवन इंटरनेशनल लेवल पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। मैडम, एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि हम लोग सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, अपने सोशल मीडिया का भी जिक्र किया तो बात करना लाजिमी है। मोबाइल में कई सारे ऐप्स होते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं, चाहे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात हो, गूगल की बात हो, या फिर एआई को लेकर के बहुत सारे चैट जीपीटी हो गए या फिर ग्रोक हो गए, इस तरीके की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं लगभग जो है विदेशी हम लोग कंपनियां मान करके चलते हैं। क्या अपने देश में, अपने भारत में कुछ ऐसी जो टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनको डेवलप किया जा रहा हो, और हम कैसे सशक्त बने कि हम अपना ही गूगल लेकर के आएंगे, अपनी ही सारी जो ऐप्स रहेंगे, इस पर क्या कुछ बात हो रही है और क्या कुछ काम हो रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस विषय में प्रधानमंत्री का जो इंडिया एआई मिशन नाम का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम बहुत ही बड़ा सपोर्ट बन सकता है, जहां की इंडिया के अपने जो डेटा है, बिकॉज देखिए सबसे पहले समझने की बात जो है एआई की जितनी भी एप्स या प्रोग्राम्स हैं इन सब की जो बेसिक चीज है वो क्या है, डेटा। और हमारे पास इंडिया में सफिशिएंट इवन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है, जो कि किसी भी एआई प्रोग्राम को ट्रेन करने की सबसे पहली जरूरत है जी। तो अगर हम इंडिया के इस डेटा को यूज में लेके बेसिक फ्रेमवर्क की बात करें तो बिल्कुल इस लेवल पे जो इंडिया एआई मिशन है उसके तहत ऐसे मॉडल्स डेवलप करने के प्रोसेस किए जा रहे हैं, जिसमें आईआईएससी हो गया, आईआईटीज हो गया, टीआईएफआर हो गया, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज जो बड़े स्टार्टअप्स, और हमारी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो डीएसटी, डीबीटी जैसी सारी संस्थाएं भी इन्वॉल्व हो रही हैं। मैम, आज के दौर में आपने डेटा का जिक्र किया, डेटा एक अहम चीज होता है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है या फिर हम एआई की ही बात करते हैं तो डेटा अहम रोल अदा करता है। तो एक संतुलित डेटा अगर बात करें, क्योंकि कई बार बहुत चीजें बिखराव हैं, क्या सरकार की तरफ से या फिर हमारे देश के जो इनोवेटर्स हैं, डेटा का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसको एक जगह पर रख करके ऑथेंटिक डेटा की अगर बात की जाए, इसको लेकर के क्या कुछ किए जाने की जरूरत है या फिर कुछ किया जा रहा हो तो उसके बारे में भी बताएं। देखिए, इसके लिए बिल्कुल ये जो ऑथेंटिक डेटा की आपने बात की, इसका टेक्नोलॉजिकल लेवल पे तो सॉल्यूशंस जैसा कि हमने कहा कि इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, ये सारे लोग मिलके डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारे साधारण जो यूजर्स हैं, हम लोग जो कि इन डेटा को काम में लेते हैं, उनमें स्पेसिफिकली अवेयरनेस की जरूरत है कि हमें कौन सा डेटा किस पर्टिकुलर जगह पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल बताती हूँ कि आजकल जब भी हम कोई वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं तो कहते हैं कि HTTP के बजाय वो HTTPS से शुरू होनी चाहिए। तभी अगर हम कोई मेरा अपना बैंक अकाउंट डिटेल या क्रेडिट कार्ड नंबर हम डाल रहे हैं तो ऐसी वेबसाइट्स पे ही हमें डालना चाहिए। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रही कि वो वेबसाइट्स पूरी तरीके से सेफ हैं, लेकिन HTTP के कंपैरिजन में वो सेफ होती हैं। मैम, एआई की बात होती है, काफ़ी कुछ भ्रांतियां भी हैं समाज में, लोगों के अंदर लोग एआई से काफ़ी कुछ डर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए लोग एआई को समझ नहीं पा रहे हैं, क्या कुछ वजह है? थोड़ा सा बताएं कि आसान भाषा में कि एआई दरअसल क्या वाकई में लोगों की जॉब को प्रभावित कर रहा है या फिर एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है कि अगर आप एआई को पढ़ रहे हैं, एआई को समझ रहे हैं तो आपके लिए नए द्वार खुल रहे हैं? देखिए, ये तो जब भी हमारे आपने देखा होगा कि दुनिया में ट्रांजिशन होता है एक फेज से दूसरे फेज में, तब इस तरीके का डर लोगों के मन में पैदा होता है। जैसे कि जब पहली बार कंप्यूटर आया था
तो उस टाइम भी लोगों में इस तरीके का डर था कि अब क्या कंप्यूटर के आने से सारी जॉब्स खत्म हो जाएगी। लेकिन उसकी वजह से क्या हुए कि हमारे पास टाइपराइटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे नए जॉब्स पैदा हुए। तो यही चीज हमारी इस बार भी लागू होगी कि एआई डेफिनेटली कुछ तरीके की जो जॉब्स हैं उनको अफेक्ट करेगा, उनकी डिमांड को कम करेगा, लेकिन इसके साथ ही वो नई जॉब्स भी पैदा करेगा। जैसे कि अब हमें जो जरूरत होगी वो जरूरत होगी डेटा इंजीनियर्स की, अब हमें जरूरत होगी वो होगी एआई डेटा एनालिस्ट की, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की, और इसके अलावा डेटा इंजीनियर्स की, जो कि जरूरत के हिसाब से एआई को एज ए असिस्टेंट जो है वो ठीक तरीके से काम में ले पाए। मैम काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही, जैसे जो डेटा एनालिस्ट की बात कही, डेटा एनालिसिस करने वाले लोगों की बात कही, काफ़ी सारी जो ऐसी जो पोस्ट हैं, ऐसी जो हैं चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अगर मान लीजिए कोई दर्शक ये कार्यक्रम हमारा देख रहा है, उसको एआई में इंटरेस्ट है, लेकिन वो बहुत कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहे क्या कुछ है, अगर वो इसमें शिक्षा लेना चाहे, इसमें अगर अपना करियर बनाना चाहे, तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं और कहाँ से इसके बारे में सही जानकारी ले सकता है? देखिए, वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं इसके बारे में, लेकिन अभी अगर मैं आपको इसकी जानकारी लेने के लिए एआई का ही टूल बताऊं जी, तो उसमें जो सबसे पॉपुलर और जो सबसे अच्छा टूल अभी चल रहा है वो चल रहा है गूगल का जेमिनाई टूल जो है। वही आपको बहुत ही आसान भाषा में हमें बता देता है कि एआई की क्या उपयोग है और किस तरीके से हमें इसे काम में लेना चाहिए। इसके अलावा जो एक और पॉपुलर टूल, जैसा कि अभी आपने भी नाम लिया था, चैट जीपीटी हो गया, ग्रोक हो गया, इस तरीके के तो कुछ एआई से रिलेटेड टूल्स ही हैं। लेकिन अगर हम ऑफिशियली कुछ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उसमें मैं आपको कहूंगी कि एनपीटीईएल जो है वो एक गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया एक प्लेटफॉर्म है जो कि इस तरीके के कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। एनपीटीईएल स्वयं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म्स है। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो कोर्सेरा, ईडीएक्स, इस तरीके के प्लेटफॉर्म है जो कि हमें इस बेसिक कोर्सेज अगर एआई से रिलेटेड कोई करना चाहता है तो वो प्रोवाइड करता है। मीनाक्षी जी, हम देखते हैं जब अगर हम वर्ल्ड लेवल पे जाते हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो एआई को प्राइमरी एजुकेशन में इसको शामिल कर रहे हैं। हम चाहे चाइना की बात करते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, या फिर हम मलेशिया जैसे देशों की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं। क्या भारत में ये चीज़ संभव है? क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है या फिर हम माध्यमिक शिक्षा की बात अगर करते हैं, क्या इस लेवल पे एआई की जो एक सिलेबस होना चाहिए उसको शामिल करने पर कोई रणनीति चल रही है? क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ पर काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं, तो इस पर कैसे काम करने की ज़रूरत है और कितना ध्यान देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एआई को स्कूल लेवल की एजुकेशन में शामिल करने का प्रोसेस तो स्टार्ट कर दिया है। बिकॉज अभी भी अगर हम देखें तो सीबीएसई में 5th क्लास से एआई को एज ए बेसिक लेवल पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम दूसरे देशों के कंपैरिजन की बात करें तो वहाँ एआई जो है उसका रोल शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा हो गया है एज कंपेयर टू इंडिया। तो यहाँ पे देखिए, दोनों ही चीज़ें अगर हम इंडियन लेवल के सिनेरियो में बात करें तो एआई एज एन असिस्टेंट जो है वो हम डेफिनेटली एजुकेशन में काम में ले सकते हैं, क्योंकि एआई हमें हेल्प कर सकता है पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने में। आज जो है इंडिया में सबसे बड़ी एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि हमारा क्लास साइज जो होता है वो बहुत बड़ा है और उसके कंपैरिजन में जो नंबर ऑफ फैकल्टीज और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो रिसोर्सेज कम है। और उस लार्ज क्लास साइज में भी हर स्टूडेंट्स का अगर हम देखें तो देखिए नीड और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है। किसी को बहुत जल्दी समझ में आता है, किसी को बहुत धीरे समझ में आता है। तो इंडिविजुअल अगर हम फिजिकल टीचर की बात करें तो शायद फिजिकल टीचर इतनी बड़ी क्लास साइज में इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन अगर हम एआई एज एन असिस्टेंट टूल हमारे शिक्षा में ले आए तो एआई जो है वो हमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने में बहुत बड़ी हेल्प कर देगा। तो एआई के आने की वजह से टीचर का जो अभी जो रोल है वो क्या है, कंटेंट क्रिएशन है। उसके बजाय एआई हमें कंटेंट प्रोवाइड कराएगा और टीचर का रोल जो है वो क्या हो जाएगा, एज अ मेंटर बन जाएगा। मैडम, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो कहीं ना कि राजस्थान सामरिक दृष्टि से काफ़ी अहम है, क्योंकि ये जो इसकी सीमाएं हैं पड़ोसी देश से लगती हैं,
कई बार ऐसी सिचुएशन भी बनती है कि चीज़ें अस्थिर होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। अभी हाल फिलहाल में ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी का बखूबी इस्तेमाल किया, ड्रोन से युद्ध हो रहे हैं। और अभी हाल में ही में एक जो टीम बनाई गई है, जिस तरीके से देखा जाए उसमें जो ड्रोन ऑपरेटर्स उनकी लार्ज स्केल पर भर्ती की जा रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आने वाला भविष्य टेक्नोलॉजी को लेकर के कितना ज़्यादा सशक्त होगा और भारत का क्या कुछ रोल होने वाला है टेक्नोलॉजी को लेकर के, क्योंकि राजस्थान में ही, जयपुर में ही ये जो DigiFest टाई ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया है, इसको लेकर के मुझे लगता है कि भारत का आने वाले समय में बहुत ही बड़ा रोल हो सकता है। बिकॉज जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि भारत में जिस तरीके का डेटा अवेलेबल है और जिस तरीके का रियल लाइफ यूज केसेस अवेलेबल हैं, जो कि आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, चाहे हम चिकित्सा में देख लें, चाहे हम शिक्षा में देख लें, या फिर जैसा कि अभी आपने कहा हम मिलिट्री लेवल पे हम देख लें, बहुत सारा डेटा और बहुत सारे रियल लाइफ यूज केसेस अवेलेबल हैं। और DRDO जैसी जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, वो इस दिशा में बहुत ही अच्छे कदम उठा रही है, बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। हम बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हम जो है ड्रोन्स और ऐसी क्षमता वाले हम भी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम देखा जाए मैडम, क्योंकि जिस तरीके से जब कोई टेक्नोलॉजी किसी भी देश में होती है, उसका यूज किया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो उसका मिसयूज भी करते हैं। कई बार जो है साइबर अटैक भी होने की जो है संभावनाएं बढ़ जाती है और होती भी हैं। ऐसे में भारत जो है, अगर भारत इस साइबर सिक्योरिटी को लेकर के कितना मजबूती से काम कर रहा है और ये साइबर अटैकर्स हैं, इन पर नकेल कसने के लिए क्या कुछ तैयारी में है और कैसे इस पे काम करता है? देखिए, भारत में अभी बहुत ही रिसेंटली डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिल जो है जी, वो गवर्नमेंट ने पास किया है। और उसके हिसाब से जो अभी तक जो, जैसे अभी आपने जिक्र किया था कि गूगल, फेसबुक, मेटा जैसी जो कंपनीज जो हैं, वो भारत का डेटा जो है वो अपने पास आउटसाइड इंडिया रख रही थी, उस पे गवर्नमेंट की पूरी नकेल कसने की तैयारी है कि नहीं, इंडिया का जो डेटा है वो हमारे पास ही रहे, ताकि हम लोग ही उसको, हमारे जो AI से रिलेटेड मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स को ट्रेन करने में काम में ले पाए। और AI जो है, इंडिया जो है वो AI को एक डेवलप्ड रिस्पॉन्सिबल AI फ्रेमवर्क तैयार करने में इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल लीडर की तरह उभर सकता है। हमने पिछले दिनों देखा मैडम, जो हमारे देश का जो UPI है उसने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, पूरी दुनिया में टॉप पर रहा है जो डिजिटल पेमेंट लेन देन के मामले में UPI की अगर बात करते हैं। तो ऐसे में UPI को लेकर के और क्या कुछ बेहतरी करने की ज़रूरत है कि हम हमेशा टॉप पर बने? और उसके साथ ही साथ ये भी कि कई बार जो है डिजिटल अरेस्ट की भी बात आती है जब हम पेमेंट करते हैं UPI, तो उसको लेकर के कितनी कुछ मजबूत रणनीति हमारे पास मौजूद है और कैसे इससे बच सकते हैं? देखिए, इसके लिए जो सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें है कि सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 1930, कि अगर कभी भी आप किस तरीके के साइबर अटैक का शिकार हो जाते हैं तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे जाके कॉल करके अपना रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल हर थाने में भी आजकल जो है वो साइबर अटैक की रिपोर्ट जो है वो FIR दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन ये सब तो सरकार की तरफ से किए गए प्रयास हैं। इसके अलावा जो मेन इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि एज अ नॉर्मल यूज़र हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि सरकार और पेपर में और सब जगह ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि अगर हमारे पास कोई भी अननोन नंबर से लिंक आता है, कॉल आता है, जहाँ पे वो हमें किसी तरीके का OTP शेयर करने के लिए कहते हैं, हमारी अकाउंट डिटेल शेयर करने को कहते हैं, तो हमें उसे नहीं करना चाहिए जी। तो इस तरीके का अवेयरनेस हम पैदा करें। बिकॉज बहुत सारी जो परमिशंस जो हम मोबाइल में बहुत सारी जो एप्लीकेशंस काम में लेते हैं, उन एप्लीकेशंस में भी कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी परमिशंस जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हमें किसी भी अननोन जो सोर्स जो है उस सोर्स से हमें कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको गूगल, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और आपको कोई ऐप डाउनलोड करनी है तो आपको गूगल के ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आप एप्पल के ऐप स्टोर से ही कोई पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखें।
बिल्कुल, जिस तरीके से मैडम कई बार होता है कि जब किसी को डॉक्टर बनना होता है तो मेडिकल की पढ़ाई करता है, लॉयर बनना है तो उसकी लॉयर की एलएलबी लॉ करके आता है, और इस तरीके इंजीनियरिंग करने के लिए इंजीनियरिंग करने के बाद लोग इंजीनियर बनते हैं। लेकिन जब डिजिटल साक्षरता की बात आती है तो उसमें कोई ऐसा सिलेबस नहीं है, कई ऐसी जानकारी को लेकर के थोड़ा सा अभाव, लोग मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में कहीं पर भी बैठे हुए हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं डिजिटल साक्षरता या डिजिटल एजुकेशन के बारे में जानकारी नहीं है कि कैसे किसी ऐप को हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे किसी डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम सही उपयोग कर सकते हैं कि ये हार्मफुल ना हो और हम लोगों को भी जागरूक करें। तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, या फिर जो दर्शक देख रहे हैं अगर वो डिजिटल साक्षरता की ओर जाना चाहें, डिजिटल के बारे में जानकारी लेना चाहें, कैसे ले सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से साइबर सुरक्षा नाम से एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जहां पे जाके हम इस तरीके की क्या क्या हमें अवेयरनेस रखनी चाहिए जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का काम करें, वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि MNIT भी एक पार्टनर है। आइजा नाम का एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस जी। तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट आइजा नाम की वेबसाइट ISEA, इस वेबसाइट पे जाके भी कोई नॉर्मल यूजर हिंदी, इंग्लिश, जिस भी लैंग्वेज में एक्सेस करना चाहे वो साइबर सुरक्षा के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो जो है वो यही है कि हमें कभी भी फ्री में मिलने वाले किसी भी तरीके के प्रलोभन में नहीं आना है। कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी आपको रिवॉर्ड या गिफ्ट कभी भी फ्री में नहीं मिलता है, उसके पीछे उसका कुछ न कुछ एम होता है कि वो आपका डेटा किसी तरीके से चुराना चाहता है और उस डेटा को फिर वो किसी भी तरीके से इल्लीगल तरीके से भी वो काम में ले सकता है। तो हमें इससे बचना चाहिए। हमने अभी हाल फिलहाल में देखा कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारत में डेवलप हो रही है, जैसे जोहो की बात कर लेते हैं, या फिर बहुत सारे UPI जो इंटरफेस की बात होती है वो भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डेवलप की गई हैं। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह की सोशल मीडिया के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, क्या उसी तर्ज पर हमारे देश में भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बन सकते हैं जिनका हम यूज़ कर सकें? बिल्कुल बन रहे हैं, और इसी दिशा में गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया AI मिशन के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले 1 या 2 सालों में ही हमें इस तरीके के प्लेटफॉर्म के बारे में सूचना मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक नारा दिया है जो विकसित भारत को लेकर के 2047 तक की एक जो रणनीति लेकर के चल रहे हैं, मैडम आपको क्या लगता है कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इस कदम में, इस राह में कितना कुछ अहम रोल अदा करेगी? मुझे लगता है डिजिटल टेक्नोलॉजी का रोल तो हमारी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में है, चाहे वो हम शिक्षा ले लें, हम स्वास्थ्य ले लें, चाहे गवर्नेंस ले लें। और सबसे बड़ा अगर हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल हम सोचना चाहें तो देखिए, जब हमारे पास कोरोना था तो उस टाइम इंडिया ने जो आरोग्य सेतु नाम का ऐप बनाया, उस आरोग्य सेतु ऐप ने कितने ही लोगों की जानें बचाने में मदद की है। इसके अलावा आप देखिए, आधार जो हमारा गवर्नमेंट का डेवलप्ड सिंगल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म जो है वो पूरी दुनिया में अपना एक यूनिक एग्जाम्पल है। और एज वेल एज आपने जो UPI का एग्जाम्पल दिया ही है, हमारे पास जो जेम नाम का पोर्टल है जहाँ से कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो सारे प्रोक्योरमेंट्स जो हैं वो सारे उस पोर्टल से करते हैं। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से जिनको देख के लगता है कि इंडिया जो है वो सही राह पे जा रहा है, और आने वाले टाइम में 2047 में डेफिनेटली हम विकसित भारत बना पाएंगे। किसी भी देश के लिए, विकास के लिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी काफ़ी अहम होती है, बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। लेकिन कई बार मैडम देखा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी को लेकर कहीं ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा सुविधा भोगी होते चले जा रहे हैं, या फिर हम AI यूज़ करने की बात करते हैं तो AI पे आप एक प्रॉम्प्ट दीजिए, आपके सवाल का हल तुरंत मिल जाता है। हम दिमाग को बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं उसके इस्तेमाल करने में। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो AI पर ज़्यादा बनती चली है, और कहीं ना कहीं जो हमारा दिमाग है सोचने और समझने की जो क्षमता है कहीं ना कहीं वो क्षीण होती जा रही है? अगर ऐसा है तो इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, ये तो हम किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए कह सकते हैं, और यही डिफरेंस है कि AI या किसी भी टेक्नोलॉजी और इंसान में जी, कि AI का मतलब ही क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब कि हमने मशीन को इंटेलिजेंट बना दिया। लेकिन देखिए, मशीन इंटेलिजेंट तो बन गई, लेकिन मशीन में अभी भी ह्यूमन बीइंग जैसी एम्पैथी नहीं है। बिल्कुल।
इसका मतलब उसमें इमोशंस नहीं है, उसमें वो जो जजमेंट की कैपेबिलिटी नहीं है, उसमें वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। तो ये जो कुछ फीचर्स हैं ये एआई को इंसानों से अलग बनाते हैं। तो हमें यही सारे हमारे जो फीचर्स हैं, इंसानी फीचर्स जो हैं, इमोशंस, जजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग लगा के हमें सोचना, हमें खुद को समझना होगा कि किस सिचुएशन में हमें एआई को काम में लेना है और कब हमें हमारा दिमाग लगाना है। तो एआई शुड बी यूज्ड एज एन असिस्टेंट ओनली, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक मॉनिटरिंग जरूरी है। बिल्कुल, चूंकि हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं और काफी कुछ जानकारी आप दे रही हैं मैडम, एक आपसे सवाल ये भी लेना चाहेंगे कि जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो कई सारे ऐसे टूल्स भी होते हैं जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आज आप दर्शकों को कौन से ऐसे टूल्स के बारे में जानकारी देना चाहेंगी या क्या कुछ टिप्स देंगी टेक्नोलॉजी को लेकर के, ताकि वो उसका सही यूज कर सके और किसी भी भ्रांति से, किसी भी ऐसी जो है हार्मफुल चीजों से बच सकें? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हमें साइबर सेफ रहना है। उसके लिए जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि हमें किसी भी अननोन सोर्स से रिसीव्ड लिंक पे क्लिक नहीं करना है, किसी भी प्रलोभन में नहीं आना है। और अगर फिर भी आपके साथ कोई भी साइबर धोखाधड़ी हो जाती है तो इमीडिएटली हमें बिना घबराए 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कंप्लेन करना है। और एआई की जहां तक यूज की हम बात करें तो एआई को एज एन असिस्टेंट की तरह ही काम में लेना है, लेकिन एआई को कभी भी हमें मेडिसिनल पर्पस के लिए हमें काम में नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा जो डॉक्टर है, डॉक्टर से ही हम कंसल्ट करके हम पर्टिकुलर कोई जो दवाई लेना चाहते हैं, जो भी हम दवाई लें, और जो भी हम एप्स या प्रोग्राम्स अपने मोबाइल या लैपटॉप पे डाउनलोड करें वो हम प्रॉपर जो सोर्स है उस सोर्स से ही डाउनलोड करें, तभी हम धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो बिल्कुल, जिस तरीके से अभी मीनाक्षी जी ने बताया कि जब भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो बहुत सावधानी से उसके बारे में जान करने के बाद में ही आप उस पर क्लिक करें। और पहली बात तो ये कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और एआई का जो उपयोग है सही उपयोग करें, और कहीं ना कहीं जो मेडिसिनल जो इसका यूज है उससे आप बचें, क्योंकि कभी कभी आपको दवा लेना हो या कुछ भी चीजें करनी तो आप डॉक्टर से ही परामर्श ले। एआई को डॉक्टर ना समझने की कोशिश करें, क्योंकि एआई जरूर अच्छा है लेकिन उसके अंदर इमोशंस नहीं है। इस बात को भी हमें समझने की बहुत जरूरत है। मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अहम जानकारी हमें दी और अपना वक्त दिया। तो इसी के साथ आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। अगली चर्चा में हम फिर हाजिर होंगे ऐसी किसी शख्सियत के साथ, ऐसी किसी अहम मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।